हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग करेंगे 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, उसके बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। जैसे एडनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। साइटिडीन क्या है? साइटिडीन देखो नाइट्रोजनस बेस नहीं है, साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये देखो साइटोसिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल होता है तो यूरेसिल भी हो गया, और थाइमिन होता है तो थाइमिन भी हो गया। जिसके आगे सीन या डीन लगाओ वो होता है न्यूक्लियोसाइड। तो देखो इसके आगे डीन लगा है, इसके आगे सीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है। नंबर 2, इफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन। अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर साइटोसिन है 20% तो बेटा साइटोसिन किसके साथ पेयरिंग करेगा? गुआनिन के साथ। तो वो भी कितना होगा? 20%। और परसेंट का मतलब होता है टोटल का सम कितना आना चाहिए? 100, 100। तो आप जरा समझो, ए प्लस सी प्लस जी प्लस टी, इसका सम आना चाहिए 100%, जिसमें से आपको दो वैल्यूज पता चल गई। साइटोसिन 20 है बेटा, ये भी गुआनिन भी 20 है क्योंकि इसके साथ पेयरिंग करेगा। अब ए और टी को एक्स एक्स मान लो, तो 2x बराबर 100 माइनस 40, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो एडेनिन कितना हो गया? 30, और फिर t यानी थाइमिन भी कितना होगा? 30। ये चरगाफ रूल से निकला है, ठीक है। देखो वही बात यहाँ कह रहा है कि चरगाफ का नियम लगाइए और आंसर आ जाएगा। क्या कहता है चरगाफ का नियम? एडेनिन की संख्या थाइमिन के बराबर होती है और गुआनिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है, और परसेंटेज का मतलब होता है सबका सम 100% आएगा। इस हिसाब से अपना आंसर आ गया 30%। थर्ड क्वेश्चन, if the sequence of the one strand of DNA is written as following 5 dash, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है देखिए 5 dash this, फिर पूछ रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसका 5 डैश 3 डायरेक्शन में क्या दिशा होगा? 5 डैश 3 डायरेक्शन में क्या दिशा होगा? तो बेटा देखो ये चीज दिया हुआ है, 5 डैश 3 डैश का दिया हुआ है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री पहले निकालो तो 3 डैश 5 डैश आ जाएगा। देखो दिया हुआ है ये 5 डैश ए टी जी सी दिस एंड ये। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री पहले निकालो तो 3 डैश 5 डैश आएगा, 3 डैश 5 डैश आएगा। तो देखो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट्री, देखो 5 डैश का कॉम्प्लीमेंट्री 3 डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, फिर देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी। तो इस तरीके से क्या होगा, सीक्वेंस पूरा आप निकाल लोगे। अब बोल रहा है अब जो आया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो फिर से 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन पहुंच जाएगा। तो 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो 5 डैश 3 डैश पूछा है, तो आप देखो क्या होगा, इसको आप रिवर्स कर दो तो ये देखो क्या निकलेगा, 5 डैश इधर लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद 3 डैश इधर लिख दो, और बाकी सीक्वेंस वैसे रहने। तो जी सी ए, ये देखो जी सी ए टी, ये देखो टी जी सी, ये देखिए जी सी। मतलब आप इधर इधर ऐसे सीक्वेंस लिख दो इसका। पहले आपने 5 डैश 3 डैश दिया हुआ था, उसका 3 डैश 5 डैश निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस दिशा में बताइए, तो इस दिशा में बताने के लिए क्या, इसको पलट दीजिए। पलट दिया तो 5 डैश इधर हो गया और 3 डैश इधर हो गया, और ये देखो इसका सीक्वेंस आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, if the sequence of coding strand in the transcriptional unit is written as 5 dash that, ये 3 dash, तो उसका डीएनए का एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? देखो जो कोडिंग का होता है बेटा रीडिंग, वही होता है हमारे एमआरएनए का रीडिंग। सिर्फ जहां जहां पे क्या था, जहां जहां पे थाइमिन होता है वहां वहां पे यूरेसिल आ जाएगा, जहां जहां थाइमिन है वहां पे यूरेसिल आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब जरा चेक करो 5 डैश 5 डैश ए ए, टी की जगह यू आ गया, ये देखिए यू आ गया। बाकी देखो सेम है, जीसी, ये देखिए जीसी, ठीक है। तो इसका मतलब वो सब कुछ सेम आएगा, जहां जहां पे थाइमिन था वहां पे क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। ये देखिए, ये देखिए, चेक करिए कितनी जगह पे था, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए, और पूरा सीक्वेंस ये आ गया है। ठीक है, अब देखिए लिखा भी क्या हुआ है, ये आपका गिवन था और लिखा द सीक्वेंस विच कोड फॉर नथिंग इज सेम एज mRNA एक्सेप्ट द mRNA यूरेसिल रिप्लेस द थाइमिन। मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यूरेसिल आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लीड वाटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन। तो देखो वाटसन एंड क्रिक ने नोटिस किया, वाटसन एंड क्रिक ने क्या नोटिस किया कि दो स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और उनका जो बेस सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे क्या होता है, इससे नया जो स्ट्रैंडेड है वो बनाना आसान हो जाता है, नया जो स्ट्रैंड है वो बनाना आसान हो जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फर्दर द हाइपोथेसिस दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। ऐसा पाया गया कि डीएनए का जो वो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जब वो स्प्लिट करता है तो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, उसी पे नया डीएनए बनेगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सबसिक्वेंटली ईच डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंट एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड। मतलब अगर मान लो ये डीएनए है तो ये पेरेंट डीएनए, अब ये पहले सेपरेट होगा तो इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अब आप देखो ये स्ट्रैंड कौन सा था, ओल्ड, ये कैसा था ओल्ड, और ये कैसा बना न्यू, ये कैसा बना न्यू। तो देखो आधा 50% कंजर्व रहा ना, तो इसका मतलब एक पेरेंट में एक डॉटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। एंड द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव, और इसका आइडिया सबसे पहले क्रिक ने दिया था। 6, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट, यानी डीएनए हो या आरएनए कोई भी टेम्पलेट हो, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स डीएनए और आरएनए, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। बोल रहा है किसके लिए कौन सा पॉलीमरेज चाहिए। देखो एक चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक चाहिए होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक चाहिए होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए से डीएनए बनाना है, अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो आंसर आ जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस तरीके से 3 एंजाइम काम करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मतलब हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कैसे प्रूव किया कि डीएनए और प्रोटीन अलग अलग चीज है और कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर प्रोसेस यूज किया था। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हर्शे एंड चेज स्टडीड एंड वर्कड ऑन द बैक्टीरियोफेज। उन्होंने बैक्टीरियोफेज पर वर्क किया था, और बैक्टीरियोफेज किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर। नाम क्या है, एस्क्रिचिया कोली। ठीक है, टू लेवल द प्रोटीन कोड एंड द डीएनए बैक्टीरियोफेज। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को के प्रोटीन को और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को लेवल करने के लिए 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का उपयोग किया। चूंकि आप जानते हो कि डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस, तो इन्होंने P32 के फॉर्म में लिया था। जबकि प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या लिया, सल्फर 35 के रूप में लिया था। देखो लिखा है सल्फर 35 टू डिटेक्ट द प्रोटीन, और डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने P32 लिया था। लिखा है ना, कल्टिवेटेड सम बैक्टीरिया टू डिटेक्ट द डीएनए। फिर आगे, अब द लेवल्ड रेडियो आइसोटोप फेज वर मेड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब इनका इन्फेक्शन कराया गया बारी बारी ई कोली पर। वंस इन्फेक्टेड, जब इन्फेक्ट हो गया तो प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफेज वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल बाय मिक्सिंग एंड द सब्जेक्टिंग टू द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद आपको पता है कि प्रोटीन की कोट कभी भी किसी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर ही रह जाती है, केवल जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। ठीक है, तो अंदर जो गया वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अंदर गया क्या, डीएनए, और डीएनए अंदर जाता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। और फिर उन्होंने क्या किया, इट वॉज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि सुपरनेटेंट एज द प्रोटीन कोड वॉज लाइटर। इन्होंने देखा सुपरनेटेंट जो था वो, उसमें जो प्रोटीन कोड थी लाइटर थी, एंड द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया गॉट सेटल टू द बॉटम, यानी जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था वो ट्यूब में बॉटम में नीचे आ गया था। ठीक है, ये तो केस 1 में क्या हुआ था, केस 1 में क्या हुआ था, सुपरनेटेंट वॉज ऑब्जर्व टू द रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरियल सेल
व्हेन इन्फेक्टेड। केस 1 में क्या हुआ था? केस 1 में इन्होंने देखा था कि जो रेडियो एक्टिविटी ली गई थी वो बैक्टीरिया के अंदर पाई गई और बाहर नहीं पाई गई। लेकिन केस सेकंड में बैक्टीरियल सेल were radioisotope as by processing the radioactive DNA, and thus it was proved that DNA is genetic material and it was transferred from the virus to bacteria। इन्होंने ये बोला कि जिस भी एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन में हम लोग ने रेडियो एक्टिव ली थी उसके अंदर डीएनए में तो रेडियो एक्टिविटी थी नहीं, तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी इस केस में नहीं पाई जाएगी। जबकि दूसरे केस में जिसमें डीएनए में हम लोग ने रेडियो एक्टिविटी ली है, प्रोटीन में नहीं ली है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब कुछ चीजों में डिफरेंशिएशन करना है, जैसे रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। देखो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? दीज आर द डीएनए सीक्वेंस कंटेन स्मॉल सेगमेंट रिपीटेड सेवरल टाइम। यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट बार बार रिपीट करेगा। और सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है? ये भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है लेकिन हाईली रिपीटेटिव डीएनए, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा। वहां पे स्मॉल टुकड़े ही रिपीट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा? रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा बार रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे वेरी इन लेंथ फ्रॉम सेवरल बेस फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड। ये लेंथ में डिफर हो सकता है, बहुत सारे बेस के मामले में डिफर हो सकता है, 100 से लेके 1000 में। और ये लिखा है सैटेलाइट जो होता है शॉर्टर इन लेंथ, ये लेंथ में छोटा होगा, एंड क्लोज टू 100 बेस पेयर लॉन्ग, ये 100 बेस पेयर लॉन्ग होगा, ये 100 से 1000 तक हो सकता है। कैन बी सेग्रीगेट फ्रॉम द बल्क डीएनए बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बिकॉज ऑफ विच में अपीयर एज द लाइट बैंड, ये लाइट बैंड के रूप में दिखाई पड़ेगा। और इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं बल्क डीएनए से थ्रू द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर डार्क एंड स्मॉल बैंड, यानी डार्क बैंड और स्मॉल पीक, डार्क बैंड और स्मॉल पीक के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब हमें एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर देखना है। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं और ये टेम्पलेट की तरह काम करता है, किसके लिए? फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। जबकि टीआरएनए का काम होता है, इसको ट्रांसफरेबल आरएनए कहते हैं और ये एडेप्टर आरएनए भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ले जाने के लिए एडेप्टेड होता है। कहाँ ले जाएगा? एमआरएनए तक। क्या बनाने के लिए ले जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, क्योंकि जब तक बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे नहीं तब तक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी नहीं। एमआरएनए कैसा होता है? लीनियर। जबकि टीआरएनए जो होता है क्लोवर लीफ शेप होता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है क्लोवर लीफ शेप होता है और ये राइबोसोम से अटैच होता है। एमआरएनए राइबोसोम से अटैच होता है, जबकि इसका एक एंड राइबोसोम से और दूसरा एंड जो होता है वो अमीनो एसिड से अटैच होता है। ऐसे टी शेप मान लो तो एक एंड राइबोसोम से अटैच हो जाएगा और दूसरा अमीनो एसिड से अटैच हो जाएगा। ये राइबोसोम से अटैच हो जाएगा ये वाला एंड, और इधर हो जाएगा अमीनो एसिड से अटैच। अब टेम्पलेट और कोडिंग डीएनए में क्या अंतर है? टेम्पलेट डीएनए वो होता है जिसके ऊपर एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब डीएनए से एमआरएनए जिस स्ट्रैंड पर बनेगा उसे बोलते हैं टेम्पलेट, और उसके अलावा जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बच गया वो कहलाता है कोडिंग, वो कहलाता है कोडिंग। ठीक है, फिर आगे देखिए ये क्या होता है? टेम्पलेट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए, मतलब इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है एमआरएनए की। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगी, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। इस पे क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया था, तो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज बनेगी। सिर्फ थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन एमआरएनए, थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन एमआरएनए। और टेम्पलेट की दिशा होती है एनसीईआरटी में दिया हुआ 3-5- और कोडिंग की दिशा होती है 5-3-5-3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 इसेंशियल रूल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन के समय जो राइबोसोम होता है उसके 2 इसेंशियल रूल बताइए। तो पहला रूल है, देखिए क्या, राइबोसोम आर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसका काम होता है इंडिविजुअल अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना देना। इसमें 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी वाली सब यूनिट होती है, ये अमीनो एसिड को बांधती है, जबकि छोटी वाली सब यूनिट एमआरएनए को अटैच करता है। कब? जब प्रोटीन बनाना है तब प्रोटीन बनाना है तब। तो छोटी यूनिट का नाम है एमआरएनए को जोड़ लेना, बड़ी यूनिट का काम होता है अमीनो एसिड को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। फिर आगे देखो, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज 2 डिफरेंट साइट, इसके ऊपर 2 डिफरेंट साइट होती है, एक पी साइट होती है और एक ई साइट होती है। पी साइट से ही चार्ज टीआरएनए अंदर आएगा या अमीनो एसिलेटेड टीआरएनए अंदर आएगा, और जब टीआरएनए अंदर आता है तो अमीनो एसिड भी ले आता है। अमीनो एसिड कहाँ लाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए लाएगा। ठीक है, जिससे क्या, इसके लिए एक एंजाइम की भी जरूरत होगी, वो एंजाइम राइबोसोम के अंदर ही पाया जाता है,
वो एंजाइम राइबोसोम के अंदर ही पाया जाता है और वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और वही पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है राइबोजाइम? 23SR RNA। सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, याद रखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की लाइनें। 10th क्वेश्चन पूछा है, इन द मीडियम वेयर ई कोली वॉज ग्रोइंग लैक्टोज आर एडेड। लैक्टोज वॉज एडेड, एक मीडियम में ई कोली ग्रो किया जाता है, वहां लैक्टोज हम लोग ने ऐड कर दिया। विच इंड्यूस द लैकोप्रॉन, उसने लैकोप्रॉन को इंड्यूस कर दिया। देन व्हाई डज लैकोप्रॉन शट डाउन सम टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ लैक्टोज इन मीडियम। तो फिर कुछ समय बाद ये जो लैकोप्रॉन है ये क्यों रुक जाता है जबकि हम लोगों ने लैक्टोज मिला दिया उसके कुछ समय बाद। तो देखो क्या लिखा है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंप्राइजेस 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन। 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं डीएनए में, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है रेगुलेटर। आपने देखा था रेगुलेटर जीन, ये किस में होता है? लैकोप्रॉन में। देखो आपने ऐसे बनाया होगा, आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, रेगुलेटर जीन I, प्रमोटर जीन P, ठीक है ना, ऑपरेटर जीन O और स्ट्रक्चरल जीन भी होता है। इट इज फंक्शनल इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शनल होता है ताकि ये मेटाबोलाइज कर सके लैक्टोज को। लैक्टोज को किस में ब्रेक कर सके? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये इंड्यूसर की तरह काम करता है लैकोप्रॉन में, जो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। वंस द लैक्टोज इज बाउंड टू द रिप्रेसर आरएनए, रिप्रेसर एक बार यदि लैक्टोज रिप्रेसर से जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द एरिया ऑफ प्रमोटर, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। देयरफॉर द स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस देयर प्रोडक्ट। अगर मान लो एक बार जुड़ गया लैक्टोज, एक बार जुड़ गया तो लैक्टोज जुड़ने से क्या होगा, जो वो है एंजाइम, कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज शॉर्ट में दिया है। अब ये क्या करेगा, ये प्रमोटर साइड पे जुड़ जाएगा। जब प्रमोटर साइड पे जुड़ जाएगा तो अब ये ऑपरेटर से होते हुए स्ट्रक्चरल पे पहुंचेगा। अब स्ट्रक्चरल में 3 जीन होते थे, Z, Y और A, ये तीनों अपना mRNA बना लेंगे, ये तीनों अपना mRNA बना लेंगे। तो देखो लिखा है, उसके बाद एंजाइम बन जाएगा अपना अपना। लैक्टोज इज मेटाबोलाइज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी लैक्टोज अब मेटाबोलाइज हो जाएगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। लेटर ऑन द लेवल ऑफ inducer decrease as the enzyme completely metabolize when the result formation of repressor from the regulator gene। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे ये क्या करेगा, एंजाइम काम करेंगे तो लैक्टोज नाम के सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। एक समय ऐसा आ जाएगा जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा, लैक्टोज जब खत्म हो जाएगा तो एंजाइम बिना सबस्ट्रेट के हुए काम ही नहीं कर सकते। तो जब सबस्ट्रेट ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी रुक जाएगी। एंड दस द रिप्रेसर इज बाउंड टू द प्रोटीन। अब रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर को बांध लेगा। और जब रिप्रेसर ऑपरेटर को बांधता था तो एनसीईआरटी में क्या लिखा था, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। और ये वाला जब आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो ये अपने एमआरएनए नहीं बनाएंगे और ये अपनी एंजाइम बनाना बंद कर देंगे। इसीलिए अब देखो आरएनए पॉलीमरेज रेस्ट्रिक्ट हो गया, अब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा ओप्रॉन के बाद, और इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन सीज हो गया। एंड दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन। इस केस को नेगेटिव रेगुलेशन बोला गया। ये देख लीजिए, ये प्रमोटर है, ये देखिए ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, इसने रिप्रेसर प्रोटीन बना ली। ये रिप्रेसर जब फ्री होता है, यानी जब लैक्टोज नहीं होता है तो ये ऑपरेटर को बांध लेता है। देखो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज, इस समय लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो इसने बांध लिया तो देखो लिखा है रिप्रेसर बाइंड्स द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंटिंग द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्ड ओप्रॉन। इसने ये काम किया। तो केस 1 ये हो गया। केस 2 में क्या होगा, मान लो हमने लैक्टोज मिला दिया, लैक्टोज या इंड्यूसर मिला दिया, तो इसने हमारे रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगी तो देखो ऑपरेटर फ्री हो गया। जब ऑपरेटर फ्री हो गया तो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो आगे जाने लगा तो ये अपना काम करने लगा। क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बना दिया, डीएनए से आरएनए बना दिया। कौन सा आरएनए बना दिया, लैक डीएनए से लैक आरएनए बना दिया। इससे एंजाइम बन गए। जेड से एंजाइम बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से एंजाइम बना परबिएज और ए से एंजाइम बना ट्रांस एसिटाइलेज। इसके बाद मेटाबॉलिज्म होने लगेगा और हमारी रिएक्शन चालू हो जाएगी। एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइंस द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर देखो डीएनए का वो सेगमेंट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसी को प्रमोटर बोलते हैं, और यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बंधना स्टार्ट होता है। अब इसके बाद टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए या फिर हम लोग एडेप्टर आरएनए भी बोल चुके हैं, और ये क्लोवर शेप का होता है। सबसे छोटा एमआरएनए, सबसे छोटा आरएनए होता है, और ये आरएनए में जो जेनेटिक कोड होते हैं,
ठीक है, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, एमआरएनए के। इनके कोड को हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन, इनके जो सीक्वेंसेस होते हैं या कोड होते हैं उनको एंटीकोडॉन बोलते हैं, जबकि एमआरएनए पे जो कोड होते हैं उनको कोडॉन बोलते हैं। इट कन्वे पर्टिकुलर अमीनो एसिड टू एमआरएनए, ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ले जाता है, कहाँ पे ले जाता है, एमआरएनए तक, जो कि राइबोसोम से बधा हुआ है। वाइल प्रोटीन आर ट्रांसलेटेड, जहां पर प्रोटीन बन जाती है। स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम, मतलब हर एक टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही ले जाएगा, ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर का टीआरएनए और पर्पल कलर के अमीनो एसिड को ले गया, रेड कलर का टीआरएनए है और व्हाइट कलर के अमीनो एसिड को ले गया, अगर रेड का है तो रेड कलर को ही ले जाएगा। एक्सॉन क्या होता है, इन यूकैरियोट्स देयर आर कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस जो डीएनए के होते हैं, यानी जो आगे चल के ट्रांसक्राइब करके फिर आगे चल के ट्रांसलेशन करेंगे तो उसी को बोलते हैं कोडिंग। लेकिन ऐसे सीक्वेंस डीएनए के जो कोड नहीं कर पाते अपने आप को, उनको इंट्रॉन कहते हैं। लिखा है वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि देखो क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ought to be mega project as the scale and goal of the project was human genus। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा इसका वाइड स्पेक्ट्रम पर काम किया गया। इट हैज गोल टू सीक्वेंस एवरी बेस पेयर लोकेटेड इन ह्यूमन जीनोम, हम इस हमारे पास जितने भी हमारे जीनोम में जितने भी बेस पेयर हैं सबको पता लगाना इसका काम था, और ये 13 साल में कंप्लीट हुआ। कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में। कब कंप्लीट हुआ, 2003 में। स्टार्ट कब हुआ था, 1919 में, 2003 में, तो 13 साल हो गए। ठीक है, ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था। कितना लार्ज स्केल था कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज का पता लगाना था, नई इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी थी, ठीक है, अपने जीनोमिक्स की स्टडी करनी थी। उसके अलावा इससे हम लोगों को अनलॉक करना था, क्या करना था, नए नए एरियाज में इसको समझना था, पॉसिबिलिटीज को समझना था, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम में समझना था, जेनेटिक्स को समझना था, मेडिकल साइंस को समझना था। ठीक है, एंड हिंट इन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी के डिफरेंट पर्पसेस को समझना था। 13 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने इजाद की थी, ठीक है, और इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाइंग एनालाइज द वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डीएनए लेवल। मतलब मेरा डीएनए अलग होगा, आपका डीएनए अलग होगा, तो मेरी जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी वो अलग होगी, आपके डीएनए की सीक्वेंसिंग अलग होगी। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस। मेरा डीएनए आपके डीएनए से वेरी करेगा, ये इसी पर आधारित है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एक तो क्राइम सस्पेक्ट कोई है फोरेंसिक साइंस में, मान लो किसी ने मर्डर किया और वहां पे इसका ब्लड गिर गया, तो ब्लड से डीएनए निकाल लेंगे और पता लगा लेंगे। वही डीएनए अगर मेरा डीएनए है तो मेरे ब्लड से ही मैच करेगा, आपका डीएनए तो आपके ब्लड से ही मैच करेगा, इससे पता लग जाएगा। फिर क्या होता है, स्टेबलाइजिंग फैमिली एंड पैटर्निटी रिलेशनशिप, यानी फैमिली और पैटर्निटी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना। मतलब एक बच्चा है, उसको दो पिता ने वो क्लेम कर दिया, तो दोनों के डीएनए को बच्चे के डीएनए से मैच करा लेंगे, जिसका डीएनए मैच करेगा वही ओरिजिनल पिता होगा। नंबर 3 क्या है, यूजफुल आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग द कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ लिव स्टॉक एंड क्रॉप, यानी कि जो पशुपालन होता है उसके लिए, जो पशुपालन के लिए पशुधन जो होता है, यानी कि गाय भैंस, ये उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियल वैरायटी को प्रिजर्व करने के लिए और उसको पहचानने के लिए यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, यूजफुल टू डिस्कवर एंड नो मोर अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी उसका जो उद्विकास है उसका सीक्वेंस पता लगा लेंगे, उसको ट्रेस कर पाएंगे, उसका लिंकेज निकाल पाएंगे विद द डिफरेंट एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। तो पहले और ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ए है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी आरएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए से आरएनए बनेगा। इसमें क्या होता है, डीएनए के सेगमेंट को हम एमआरएनए में बदल देंगे, डीएनए के सेगमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री वे में हम एमआरएनए में बदल देंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर साइट, ठीक है, और जहां पे खत्म होता है, जहां एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर साइट, और इन दोनों के बीच की जो यूनिट होती है उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, यानी द सेक्शन ऑफ डीएनए बिटवीन द टू रीजन, यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो हिस्सा होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाता है। एंड द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नेसेसिएट डीएनए टेम्पलेट, इसके लिए डीएनए टेम्पलेट चाहिए, यानी डीएनए का एक स्टैंड चाहिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, कौन से, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल और
एडेनिन, क्योंकि देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यूरेसिल चाहिए, और साथ में चाहिए Mg++ जो कि कोफैक्टर की तरह काम करता है। ये 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। जब स्टार्ट होगा तो इनिशिएशन, इसके लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है, जब रन करेगा तो इलॉन्गेशन फैक्टर की जरूरत होगी, और जब खत्म होगा तो उसके लिए रो फैक्टर की जरूरत होती है। सिग्मा, इलॉन्गेशन फैक्टर और रो फैक्टर ऐसे शो करते हैं, RH। ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटेड व्हेन द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेवरल इनिशिएशन फैक्टर यानी सिग्मा फैक्टर जो प्रमोटर साइड पे बंध जाते हैं, तब जाके रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज अब पास होता है डीएनए के ऊपर, और क्या करता है, डीएनए डुप्लेक्स टू अनबाइंड टू डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड, मतलब अब डीएनए के दोनों टुकड़े खुल जाते हैं। वन ऑफ द स्ट्रैंड इज नोन एज सेंस स्ट्रैंड, एक को सेंस बोलते हैं जो टेम्पलेट कहलाता है, तो यही एमआरएनए बनाएगा। जबकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो कि रॉ मटेरियल है, इसी को जोड़ता चला जाएगा और एमआरएनए बना देगा। और एमआरएनए मैंने बोला था डीएनए के बेस का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, मतलब अगर यहाँ पे यूरेसिल है, डीएनए पे एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू आएगा, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, इसका गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, यहाँ साइटोसिन है तो गुआनिन आएगा, यानी कि ये टेम्पलेट का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। This phenomena of opening of helix and the elongation of polymerase chain last until the enzyme arrived on the terminal site, मतलब प्रमोटर से स्टार्ट हुआ, elongation से होते हुए जब तक टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। और आरएनए पॉलीमरेज जब अराइव हो जाता है टर्मिनेटर साइट पे, तो यहाँ पे जो नया एमआरएनए बना है वो ट्रांसक्राइब्ड हो चुका है, अब वो एंजाइम से अलग हो जाएगा। एडिशनल एनी फैक्टर नोन एज टर्मिनेशन फैक्टर इसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस टू एंड, मतलब बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग ने रो फैक्टर बोला था, RH-O। ये देखिए, ये है, देख लीजिए, सिग्मा फैक्टर ने स्टार्ट किया, फिर सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, फिर ये हो गया, और अंत में हो जाएगा रो फैक्टर RH-O शो करते हैं ऐसे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो कि हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में दिखाई पड़ेंगे। हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन होंगे उसी को बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। और जेनेटिक लेवल मतलब डीएनए के लेवल पे देखेंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हेरिटेबल म्यूटेशन इज सो ऑब्जर्व इन द पॉपुलेशन, मतलब हमारी आबादी में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, और ये बहुत तेज़ी से इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, या तो जर्म सेल में बदलाव आ सकता है, या तो सोमैटिक सेल में ये बदलाव देखा जा सकता है। अगर जर्म सेल में आया तो ये पेरेंट से कहाँ पहुँच जाएगा, ऑफ स्प्रिंग में, पेरेंट से कहाँ पहुँच जाएगा, ऑफ स्प्रिंग में, और धीरे धीरे आबादी में ये डिफरेंट म्यूटेशन प्रोड्यूस कर देगा, जिससे वेरिएशन पैदा हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म पैदा हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है ये हमारी आबादी में इस तरीके से आ जाएगी। एंड दिस इज क्रूशियल रोल टू प्ले द इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन प्रोसेस। इसी से स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन का मतलब होता है नई प्रजातियों का बनना, इवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना, तो ये सब कुछ देखा जा सकता है। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अमीनो एसिड को जोड़ करके उसको पॉलीमराइज कर देंगे, और फिर बन जाएगा एक प्रोटीन की चेन जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। राइबोसोम बाय रीडिंग द एमआरएनए मॉलिक्यूल ऐसा करता है, ऐसा करने के लिए जो आदेश आता है वो एमआरएनए से आता है, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड होते हैं, और ये कोड, अब ये एमआरएनए अब राइबोसोम की छोटी यूनिट के साथ जुड़ गया, और टीआरएनए ने इस टीआरएनए एमआरएनए के कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो उसको पहचान लेता है। इस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इन एमआरएनए द ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडॉन्स, और यही डिसाइड करेंगे द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 स्टेप में होता है, वही 3 स्टेप है जो ट्रांसक्रिप्शन के समय देखे गए थे। टीआरएनए गेट चार्ज ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी टीआरएनए सबसे पहले चार्ज हो जाता है। चार्जिंग का मतलब होता है ये अमीनो एसिड से जुड़ जाता है और साथ में एटीपी भी इसमें बाइंड हो जाता है। इनिशिएशन में सबसे पहला कोडॉन AUG लोकेटेड होता है एमआरएनए में, ठीक है, और यहीं पर सबसे पहला टीआरएनए आकर के जुड़ेगा। फिर लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें होता क्या है, राइबोसोम एक्ट एज एक्चुअल साइट, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, और इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल। तो लार्जर यूनिट आपको पता है, लार्जर यूनिट जो होती है अमीनो एसिड को जोड़ती चली जाती है। स्मॉलर यूनिट जो होता है एमआरएनए से बंध जाता है, वहीं पे इनिशिएशन कोड ऑन होता है, और क्या होता है, बहुत सारे
और भी कोडॉन होते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज देन सेट टू बी इनिशिएटेड। अब प्रोसेस क्या हो गई, इनिशिएट हो गई, यानी आओ जी जैसे ही आया, AUG जैसे ही आया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम पहले कोडॉन की बात करते तो AUG था, इसके एंटी कोडॉन tRNA पे होते हैं, जैसे tRNA होते हैं वैसे ही अमीनो एसिड आता है। जब दो चार्ज tRNA पास पास आते हैं तो देखो अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए 23S rRNA ही राइबोजाइम की तरफ काम करता है, जो लार्जर सब यूनिट में होता है, इस प्रकार इधर से चार्ज वाला आता रहता है, किस साइड से, A साइड से, और P साइड से होने के बाद वो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और फिर इसको डिस्चार्ज करके फेंक दिया जाता है। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करने लगती है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, ये एप्लीकेशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक्स और कंप्यूटेशनल मेथड का उपयोग करेंगे, यानी कंप्यूटर्स का उपयोग करेंगे। किस लेवल पे करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर करेंगे। इट एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इशूज दैट अराइज फ्रॉम द एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा। मतलब जो भी हम लोग बायोलॉजिकल डाटा बना रहे हैं उससे जो इशूज अराइज हो रहे हैं उसको ये एक्सप्लेन करेगा। एंड द स्ट्रीम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप्स आफ्टर द अकम्प्लिश ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब ये जो स्ट्रीम डेवलप हुई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ही डेवलप हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा था जिससे हम लोग को स्टोर करना ही था, और स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, हम लोगों को आसानी से एक्सेस कर सकें, बाद में इसको एनालाइज कर सकें, इसके लिए नई ब्रांच बनाने की जरूरत हुई, और यही होती बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं बायोलॉजिकल डाटाबेस जो स्टोर कर सकता है ह्यूज डाटा। इसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस यानी सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट कम्स अप द फ्यू टूल फॉर एफिशिएंट एंड इजी एक्सेस टू डाटा विच कैन बी यूज्ड। ऑल्सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रॉट इन न्यू एल्गोरिथम एंड स्टैटिक्स टेक्निक्स टू फिगर आउट द डायनेमिक्स बिटवीन द डाटा टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी डायनेमिसिटी, उसका फंक्शन, और प्रोटीन जो होता है ग्रुप में कैसे काम करेगा, उसका सीक्वेंस क्या है, वो हमारी फैमिली ट्री से कैसे एसोसिएटेड है, सबका पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन कर लिया। फिर मिलते हैं नए NCERT सोल्यूशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बेटा।